जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणी क्लासरूम। आज हम बात कर रहे हैं CT1 के एडवांस पेपर के पेपर 1 की, दैट इज क्यूमुलेटिव टेस्ट 1, उसके पेपर 1 की आज हम बात कर रहे हैं। पेपर के लेवल की बच्चों अगर आप बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना ही बहुत ज़्यादा टफ था ना ही बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक लेवल था। तो हम वन बाय वन सभी सवालों को करते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 21। इस सवाल में क्या बोल रहा है आपके पास, इसमें ऐसे बोल रहा है कि एक वेज के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया, वेज है इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया और इस वेज की जो वेलोसिटी है वो कुछ v = t² 2 बनाई गई है, कोई फोर्स कुछ किया गया होगा ऐसा। तो ये वाली वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है। तो अगर आप देखेंगे कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा वेज का, अगर आप एक्सेलेरेशन की दूसरी देखेंगे dv/dt, अच्छा ये टर्म कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी t, ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ गया। अब हमसे सबसे पहले तो ये पूछा गया ऑप्शंस में कि कब ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट लूज करेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में FBD बनाऊं तो एक सूडो लगाना पड़ेगा, यहाँ मैंने सूडो लगाया, वो कितना होगा, स्मॉल m मल्टीप्लाई इस वेज का एक्सेलेरेशन, वो कितना है t, ये वाला एंगल कितना 45। अगर आप बच्चों बात करें कॉन्टैक्ट लूज होने की, तो कॉन्टैक्ट लूज होने के लिए क्या होगा, ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, mg cos थीटा के बराबर। तो अगर मैं बात करूं फॉर कॉन्टैक्ट लूज तो क्या होगा आपके पास, दैट विल बी mt sin 45 इज इक्वल टू mg cos 45। ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे साफ हो गया। t की वैल्यू कितनी g, मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकंड के ऊपर वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा। क्लियर? तो ये बात सही होगी, द ब्लॉक जस्ट ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद वेज आफ्टर टाइम t इज इक्वल 10 सेकंड, ये बात सही होगी, ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर बोला एक्सेलेरेशन ऑफ वेज एट द इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे कॉन्टैक्ट लूज हुआ उस इंस्टेंट पे जो इसका एक्सीलरेशन था किसका, वेज का, वो कितना था, वो 10 था, क्योंकि t की वैल्यू 10 है आपके पास में, तो b गलत हो गया। सी में बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ब्लॉक जस्ट ब्रेक द कॉन्टैक्ट इज 20 मीटर पर सेकंड। देखिए जब तक कॉन्टैक्ट लूज नहीं हुआ उस टाइम तक ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, जो एक्सेलरेशन इसका था वही एक्सेलरेशन इसका था। तो जो इसका एक्सेलरेशन उस टाइम पे है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका भी कितना चाहिए, 10 आना चाहिए था, 20 नहीं है। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द इंस्टेंट जस्ट ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद द वेज, जिस इंस्टेंट पे ये कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है उस इंस्टेंट पे स्पीड पूछ रहा है। तो जिस जैसे कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो तब तक दोनों वेलोसिटी सेम थी, आप बात कर जस्ट कॉन्टैक्ट लूज होने के बाद में, तो जस्ट कॉन्टैक्ट लूज होने वाले इंस्टेंट पे भी दोनों की सेम होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास, t² 2 है, t की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी 100 डिवाइड बाय 2, तो कितनी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास में, एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा और एक ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 22 की। 22 में कुछ स्टेटमेंट्स है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें बोला एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड टू 4 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 विल बी एंड मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8। तो क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S1, क्या लिखेंगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वैल्यू कितनी है, +-4, मैग्नीट्यूड 4 है तो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। सिमिलरली अगर आप बोले एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S2, वो कितना होगा आपके पास, दैट इज AP माइनस AS2, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, +-4, कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए अगर आप यहाँ माइनस करेंगे कट जाएगा, इसको प्लस की, इसको हम सेपरेट कर देते हैं दोनों को, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कुछ भी आ सकता है, +- कुछ भी आ सकता है। अच्छा इसको देखें तो कितना बन जाएगा, ये AS2 बन जाएगा माइनस AS1 बन जाएगा। तो ये क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जुड़ के, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी दैट सम विल लाई बिटवीन 0 to 8। सही है ये बात, क्लियर है? तो आपको ये वाली बात दिखाई दे रही है कि भाई साहब इसकी वैल्यू, अगर आप देखो दो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो आपको 0 दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है, इतना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप बोले सर इन दोनों जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है 0 और 8 पॉसिबल है, इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबल होगा। कब, अभी तो हमने माना है कि S1 और S2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल S1 फ्रेम और S2 फ्रेम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होता है एक पार्टिकल रेस्ट पे है, एक पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, आपने देखा यहाँ पे एक फ्रेम है, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका 4 दिखाई देगा पीछे की तरफ, ठीक है। और दूसरे वाला फ्रेम हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये S1 है ये S2 है। तो S1 और S2 तो जहां पे S1 की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, S2 डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ये इक्वेशन लिखिए वो तब सही है जब S1 और S2 अलोंग द सेम लाइन है। अगर आपको डिफरेंट लाइंस में होंगे तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। आप देखिए ना, एक वेक्टर ये वाला 4 है,
दूसरा वेक्टर ये वाला 4 है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो एक तो ये वाला 4 हो गया और दूसरा वेक्टर भी 4 है और इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है आपके पास, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू कितनी बन सकती है, अगर अपोजिट होगा तो 0 बन जाएगा और सेम होगा तो 8 बन जाएगा। तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी आपके पास, 0 से लेके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बीच में कुछ भी वैल्यू आपको मिल सकती है। ठीक है, ए स्टेटमेंट आपके पास में सही है। बी स्टेटमेंट की बात करते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन वेयर dv by dt is not equal to 0 and d mod dt is equal to 0। ऐसा केस बता सकते हैं आप? ऐसा सर्कुलर मोशन में होता है। अगर आप देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल को सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये क्या बता रहा है, दैट इज दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना है, 0, और वो बदल भी नहीं रही। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ मोड लगा दिया मतलब अभी वेलोसिटी नहीं रहा, ये स्पीड बन गई। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो 0 है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आता है दैट इज 0। यहाँ पे अगर आप देखें वेलोसिटी सेम नहीं दे रहा, बिकॉज डायरेक्शन आपके पास में क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन की बात कर रहा है, इट इज पॉसिबल if position vector of particle performing circular motion of constant radius about origin sweep out equal area in equal interval of time, then it is performing uniform circular motion। देखिए यार, अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो इसका ओमेगा होगा वो क्या है, सेम है, तभी तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। तो अगर बच्चों इसका ओमेगा सेम है, रेडियस आपके पास में कांस्टेंट है, तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी में बोल रहा है, इफ ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग सोर्स ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड एंड बॉडी इंक्रीजेस। देखिए डेल्टा यू होता है आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये डेफिनेशन होती है। अगर ये वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव है, जो बोल रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है, तो जो डेल्टा यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें बोला है पॉजिटिव, तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 23 में एक फोर्स दिखाया गया, गंदा सा फोर्स है ऐसा, और बोला गया जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो ओरिजिन से a,2,0 पे मूव करता है। तो और इसमें कुछ बोला है क्या, XY प्लेन में मूव कर रहा है, ये बात भी उसने बताई है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट पाथ बताए ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहले वाले ऑप्शन में जो पाथ बताया है, दैट पाथ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x² a। मतलब XY प्लेन का है ये ट्रेजेक्ट्री आपके पास, तो z की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। z की वैल्यू 0 हो जाएगी तो f का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, वो z है यहाँ पे। इसको अगर आप देखेंगे तो y की जगह x पुट कर देता हूं तो 2x⁴ डिवाइड बाय a आई कैप, ये फोर्स बन गया आपके पास। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, वर्क पूछ रहा है। वर्क डन क्या होता है, वर्क होता है f डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा जाता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये पूरा फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। f को पर आप लिखेंगे तो i से i मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो वर्क डन जो आपको दिखाई देगा दैट विल 2x⁴ dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। x की लिमिट कहां से कहां तक बदल रही है आपके पास, x की लिमिट बदल रही है 0 से लेके a तक। क्लियर। तो अगर आप इसको सोल्व करके देखें तो ये टर्म कितनी बनेगी आपके पास, 2x⁵ डिवाइड बाय a, 0 से लेके a तक। तो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ऐसे एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो कितना बनेगा, 2/5 a⁴। तो ये बात सही है, ए ऑप्शन इसके अंदर मैच कर रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में जो y है आपके पास, वो y कितना है, 2x² a वही बोला है। फिर बोल रहा है कि जो वर्क डन है वो कुछ और बोल रहा है, 3/7 नहीं, वो तो आ रहा है ना ये वाला, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। सी ऑप्शन में चलते हैं बच्चों। सी ऑप्शन में y बोला, y इज इक्वल टू 2x। फिर अगेन वर्क डन पूछा, तो अब क्या जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, y की जगह 2x पुट कर दीजिए, कितना है आपके पास 2x³ i कैप। तो जो वर्क डन आएगा इट इज f dx, 2x³ dx इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना बनेगा, 2x³/3। सही, 2x³/3, और इसकी लिमिट्स पुट कर दी 0 से लेके a तक, तो एक्सप्रेशन है 2a³/3। तो ऐसा कुछ है क्या, हाँ डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 2 ऑप्शन मैच कर देंगे इसमें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। क्लियर। तो सिंपल सा था, आपको पाथ बता दिया गया था, तो हमने पाथ से के हिसाब से देख लिया, y की वैल्यू पुट कर दी, वर्क डन निकाल दिया। प्रॉब्लम नंबर 24 में अगर आप देखें तो बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया 2 वायर्स के बीच में, और 4 डेंसिटी लैम्डा है। ऐसे 2 वायर बना दिया आपने, यहाँ पे प्लस लैम्डा और यहाँ पे प्लस लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया, बिल्कुल मिड पॉइंट पे प्लेस किया गया।
ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कितना कर रहा है, 2k लैम्डा बाय आर मल्टीप्लाई ई। सिमिलरली इधर जो लग रहा होगा वो भी 2k लैम्डा बाय आर मल्टीप्लाई ई। आर क्या होगा, मिड पॉइंट की डिस्टेंस होगी इससे। अब आप देखिए, अगर आप इसको ये, हाँ इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप जैसे आप इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, जैसे इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम हो रही है ना, ये वाली आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला फोर्स घट जाएगा, तो पट के इधर ही चला जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम है आपके पास, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जो एक्स में इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी अनस्टेबल। तो ए ऑप्शन सही बैठता है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वाई के अलोंग बात कर रहा है। वाई के अलोंग अगर आप बात करें तो वाई में तो कोई EFI नहीं है ना, बिकॉज इसका जो EFI आता है वो सिर्फ इसी तरफ आता है। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो EFI आता है वो इस तरफ आ जाए, 2k लैम्डा बाय आर। वाई में कुछ नहीं आता। तो अगर आप इसको उठा के यहाँ पे रखें तो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया आपके पास, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर बोला गया कि जेड में कैसा है। तो अगर आप जेड को एनालाइज करना चाहते हैं तो जेड कहां पे आएगा, बस यहाँ पे कहीं पे आएगा जेड। अब आप देखिए, आप ऐसे बना लीजिए यहाँ पे कि ये आपके पास में एक्स वाई प्लेन है ना, इसको जेड यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे रखिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे जो EFI होगा आपके पास, वो EFI कैसा दिखाई देगा आपको, वो EFI ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो उसका EFI इस तरफ होगा, इसका EFI इस तरफ होगा। नेट EFI किस तरफ आएगा, अगेन इस तरफ आएगा। आपको समझ में आ रही है ये वाली बात। इस वाले की वजह से देखेंगे तो इस वाली लाइन की तरफ खींचेगा, इसकी वजह से देखेंगे तो इस तरफ खींचेगा। तो आपको इस, जैसे ये फिंगर में V बनता है वैसा फोर्सेस दिखाई देंगे, एक इधर एक इधर। तो ये वाले कंप्लीट कैंसल आउट हो जाएंगे, इस तरफ है। तो वापस जैसे ही आप जेड में लेके आए तो वापस वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है अलोंग द जेड एक्सिस। तो आप बोलेंगे इसमें 3 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 25 थोड़ा थॉट वाला सवाल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है इस सवाल में। इस सवाल में बोला गया कि आपके पास में n चार्जेस है, तो आप यहाँ पे चार्जेस बना लीजिए, कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ चार्जेस बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 चार्ज का नाम रखता हूँ, एक का नाम चार्ज का नाम Q1, एक Q2, 2 चार्जेस के बारे में बोला गया है। इसने बोला गया सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, 100 जूल है। और जो आपके पास में Q1 और Q2 की जो पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी है, दैट इज एनर्जी ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, मतलब Q1 की Q2 की वजह से जो एनर्जी है वो कितनी आपके पास, 1 माइक्रोजूल, 100 माइक्रोजूल और 1 माइक्रोजूल। ठीक है। फिर बोला गया कि द चार्ज Q1 इज रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। अगर आपने इस Q1 को रिमूव कर दिया तो जो पोटेंशियल सिस्टम की बस्ती है वो कितनी बस्ती है, 90 बस्ती है। ठीक है। फिर इसने बोला कि नाउ चार्ज Q2 इज रिमूव द पोटेंशियल एनर्जी। जब अगर आप Q1 को हटाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बस्ती है 90, और Q2 को भी हटा देते हैं उसके बाद में तो बस्ती है 82। ए ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये बोला इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 विद रेस्ट ऑफ n-2 चार्जेस एक्सेप्ट Q2। मतलब इस Q1 की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है, इन सबके साथ में Q2 को कंसीडर नहीं करना। तो वो आप कैसे कंसीडर करेंगे कि जब आपने Q1 को हटाया, तो टोटल एनर्जी बच गई आफ्टर Q1, आफ्टर रिमूविंग Q1, जो टोटल एनर्जी बची वो कितनी बची आपके पास है, वो बची 90 माइक्रोजूल। मतलब Q1 से जो एसोसिएटेड एनर्जी थी सभी पार्टिकल्स की वो कितनी थी, एनर्जी कोरस्पॉन्ड्स टू Q1 कितनी थी, वो 10 माइक्रोजूल होगी आपके पास में। तभी तो आपने Q1 को हटाया तो 10 माइक्रोजूल कम होगी। ठीक है। अब ये जो Q1 की एनर्जी है वो सभी के साथ में है, पर इससे बोला Q2 कंसीडर नहीं करना। तो Q1 की Q2 के साथ में कितनी है, 1 है। तो अगर आप बात करें Q1 की इस Q2 को छोड़ के बाकी सबके साथ कितनी, दैट विल बी 10 - 1। आप समझ के देखिए, Q1 की आपको ये समझ में आ गया इसके इन सबके साथ में मिला कितनी है, 10 है। आपको बोला गया सवाल में Q2 कंसीडर नहीं करना है, n-2 के साथ में कितनी, सिर्फ इतनों के साथ में कितनी है। तो मैंने क्या बोला यार, सबके साथ में है 10, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग के साथ आ जाएगी। तो आप बारे से एनर्जी ऑफ Q1 किसके साथ, विद n-2 चार्जेस के साथ में, तो वो कितनी है आपके पास, 9 माइक्रोजूल आ जाएगी। बच्चों बात समझ में आ रही है। Q1 की इसके सबके साथ में मिला की हुई टोटल 10। अब सवाल बोल रहा कि हमें जो निकालनी है वो Q1 की सिर्फ इस रिमेनिंग की वजह से निकालनी, Q2 को नहीं कंसीडर करना। तो सबकी वजह से पता था और इसकी वजह से माइनस कर दिया, तो इसकी वजह से 1 माइनस किया तो आपके पास 9 माइक्रोजूल आ गया। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 विद n-1। इसकी पूछ रहा है n-1, मतलब सबके साथ पूछ रहा है, इसकी सबके साथ पूछ रहा है। अब आप देखिए, आपने पहले Q1 को हटा दिया था,
ठीक। फिर आपने सिर्फ Q2 को रखा था, ऐसा ही था। फिर जब आपने Q2 को हटाया तो पहले एनर्जी कितनी थी, 90 माइक्रोजूल थी, और Q2 को हटाने के बाद में कितनी बनी आपके पास सवाल में, दैट इज 82 माइक्रोजूल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर इस Q2 की जो सबके साथ में इंटरेक्शन एनर्जी थी, दैट इज एनर्जी ऑफ Q2 कितने चाहिए साथ में, n-2 के साथ में, वो कितनी है ये आपके पास, दैट इज 8 माइक्रोजूल। पर सवाल में Q2 की n-2 के साथ नहीं पूछ रहा, किस साथ में पूछ रहा है, n-1, मतलब आपको Q1 की वजह से भी लिखना है इसमें, तो इसकी वजह से कितना होता है 1, तो आप इसे +1 कर देंगे, Q2 n-1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इट इज 8 माइक्रोजूल प्लस 1 माइक्रोजूल, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोजूल। आप मेरी बात को समझिए, पहले वाले केस में क्या बोल रहा था, हमें जो इंटरेक्शन एनर्जी दिखनी है वो Q1 की इन सब चार्जेस की वजह से दिखनी है, Q2 को कंसीडर नहीं करना। तो मैंने बोला कि जैसे ही मैंने Q1 को हटाया तो सिस्टम की जो एनर्जी में जो चेंज आया दैट इज 10 माइक्रोजूल, मतलब Q1 की सबके साथ में जो एसोसिएटेड एनर्जी थी दैट इज 10 माइक्रोजूल। पर सवाल बोला कि इस Q1 की Q2 वजह से नहीं लिखनी थी, इसकी वजह से कितनी थी, 1 थी, वो सेपरेट कर दिया। सेकंड वाले केस में देखिए, जब आप Q1 को हटा चुके हैं, Q2 था, तब एनर्जी थी 90 माइक्रोजूल, अब Q2 को हटाया तो बन गई 82, मतलब Q2 से एसोसिएटेड जो एनर्जी थी इन इतने पार्टिकल्स की, वो कितनी है आपके पास, दोनों का डिफरेंस दैट इज 8 माइक्रोजूल। अब आपको बोला गया सर यहाँ पे Q1 को वापस लेके आना है, मतलब इस Q1 की वजह से भी लिखनी है आपको, क्योंकि बोला ना सवाल में n-1 की वजह से, तो Q1 की वजह से कितनी थी, 1 थी, तो उसको ऐड कर दिया, टोटल कितना है 9। तो आपके पास में 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, बात करें पॉइंट नंबर 26 की, बढ़िया सवाल है ये। इसमें ऐसे बोला गया कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, म्यू की वैल्यू हर एक सरफेस पे 0.1 है। अब देखिए होगा क्या, ये वाला ब्लॉक भारी है तो ये नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। आपसे बोला गया एक्सीलरेशन का रेशंस पहले बताना है ना आपको, तो आप मान लीजिए कि इस 40 kg का जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है, कुछ मान लेता हूँ ये वाला, तो नीचे की तरफ जा रहा है A1 से, और ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ A2 से। तो आप टेंशन वाले मेथड से करके देख लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, इस पे जो टेंशन लग रहा है 40 की पुली जो है वो 40 के से अटैच है, तो आप क्या देखेंगे सर, इस पे एक टेंशन लग रहा है इधर, आपने बना दिया इधर T, एक इस पुली पे लग रहा है T इधर, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ पे लग रहा है। तो इस 40 kg पे जो नेट टेंशन दिखाई देगा, ये T आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट इस पे 40 kg पे एक ही T लगता हुआ दिखाई देगा। सही समझ में नहीं बात, बिकॉज ये पुली भी 40 kg से कनेक्टेड है, तो इस पुली पे एक टेंशन इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इस 40 kg पे नेट टेंशन है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, दैट इज T माइनस A1। पावर डेरिवेटिव वाला मेथड याद है, उसी से कर रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टेंशन इस वाले 10 kg पे एक टेंशन लग रहा है, ये वाला टेंशन ऊपर की तरफ, दैट इज प्लस TA2, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया A1 इज इक्वल टू A2, मतलब A1 और A2 को जो एक्सेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन ने बोला है कि बी का एक्सेशन ट्वाइस है ए का, वो बात गलत है, नहीं होगा ऐसे। आपसे बात किया कि एक्सेशन की वैल्यू निकालने को बोला गया, सबसे 10 kg का एफबीडी बनाया, 10 kg का एफबीडी बनाया, तो इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है टेंशन 10 kg पे, ठीक है। पीछे की तरफ क्या लग रहा है, एक mg साइन थीटा लग रहा है, mg साइन कितना 37 डिग्री इस पे, और नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट इज म्यू mg cos 37, और ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ए से, क्योंकि एक्सेलेरेशन जिस तरफ ब्लॉक जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, तो लगाती है। अब हम बात करते हैं 40 kg की, 40 kg पे देखेंगे तो इस तरफ लग रहा है, दैट इज mg sin थीटा, दैट विल बी कैपिटल mg sin 37, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन लग रहा था पीछे, तो इसके फ्रिक्शन जैसे रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इधर लगा दिया आपने, दैट इज म्यू mg cos 37 डिग्री, क्लियर। और क्या जाएगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, इसमें जो इस सरफेस की भी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इस यहाँ पे जो सरफेस था इसकी वजह से 10 kg पे इस तरफ लग रहा है, 40 kg ऊपर की तरफ लग रहा है, इस सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखा दैट विल बी म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M g cos 37, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा वो 50 g cos 37 होगा, और ये ब्लॉक जा किस तरफ रहा है, इस तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। इक्वेशन तो लिखते हैं, आइए अभी इक्वेशन लिखते हैं। उस वाले के लिए क्या लिखेंगे, t माइनस mg sin 37 दैट इज 100, sin 37 की वैल्यू विल बी 3/5 माइनस म्यू mg cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू 10। इसको सोल्व करते हैं तो ये बन गया, तो दिस विल बी t माइनस ये 60 हो गया, ये माइनस 8 हो गया, t माइनस 68 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब चलते हैं हम इस वाले के लिए, तो यहाँ पे एफबीडी में एक टेंशन और दिखाना है हमें, तो वो दिखा दिया। अब देखिए ये किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो कितना बनेगा, दैट इज mg
साइन 37, इसकी वैल्यू पुट करते हैं सीधा ना, तो ये वैल्यू कितनी है 400, साइन 37 की वैल्यू 3/5 माइनस टेंशन, इन दोनों को लिखूंगा तो म्यू को लिख दिया 0.1, ये स्मॉल एम टोटल 2 स्मॉल एम हो जाएगा, तो दैट विल 20 हो जाएगा, 20 + 40 दैट इज 60, दैट 600 cos 37 की वैल्यू विल बी 4/5 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 40 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 240 और यहाँ पे ये इससे साफ हो गया और ये 12, तो यहाँ पे आया आपके पास दैट इज 240 माइनस t माइनस 48 इज इक्वल टू 48, यहाँ पे ये टर्म बन दैट इज 192, इसको सब्ट्रैक्ट करें दैट इज 192 माइनस t इज इक्वल टू 48, अच्छा इसको सोल्व करें दैट विल बी प्लस t माइनस 68 इज इक्वल टू 10, t ने t को मार दिया, ये वाली वैल्यू सोल्व करते हैं हम, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 8 और यहाँ पे तो 124 इज इक्वल टू 50, तो एक की वैल्यू निकल के दैट इज 124/50, इसको क्या बोल सकते हैं आप 62/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सिमिलरली आप एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है 92.8, तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, क्लियर है, छाप लीजिए। हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 27 की। 27 बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 4 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग 0.5 सेकंड इज आल्सो 4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यार इनिशियली वेलोसिटी मान लीजिए ये थी यहाँ पे, ठीक है, किसी टाइम के बाद में 0.5 सेकंड वाली वेलोसिटी मान लीजिए कुछ ऐसी होगी आपके पास, ठीक है, और इन दोनों जो चेंज है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना आ रहा है, दैट इज अगेन 4 आ रहा है। देखिए इनिशियल वेक्टर ऐसा है, आप लिखेंगे सर जो डेल्टा भी आएगा दैट इज क्या आएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपके पास में जो इनिशियल वेक्टर था वो कुछ v2 वेक्टर, कुछ सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं माइनस ऑफ v1, तो माइनस ऑफ v1 कैसा बनेगा आपके पास, कुछ ऐसा बनेगा, बना लिया माइनस ऑफ v1, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी को v1 माना है हमने, इसको कुछ v2 माना है, तो और v2 को हमने कैसा माना है, कुछ ऐसा माना है, ये वाला डन। अब आपके पास होना क्या चाहिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो भी इसी के बराबर आना चाहिए, मतलब कैसा बनना चाहिए आपके पास, दिस शुड बी एक ट्रायंगल टाइप बनना चाहिए जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, तभी ऐसा बनेगा। दिस वेक्टर में अगर ये वाला वेक्टर जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, तो ये जो एंगल आना चाहिए, एंगल इनके बीच कितना आना चाहिए, 120 डिग्री आना चाहिए, ये वाला एंगल कितना आना चाहिए 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री आना चाहिए, तो एक्चुअल में जो रोटेशन हुआ वो कितना हुआ, आप देखेंगे ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो कैसे मिलेगा, ये था एक्चुअल में v1 ऐसा था और v2 कुछ ऐसा था, ये v1 v2, ये वाला एंगल आपको पता है सर v1 को उल्टा करने वाला ये एंगल है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो कितना एंगल घुमा होगा 60 डिग्री एंगल घुमा होगा, समझ में आ रहा है। अगर 60 डिग्री एंगल घूमेगा तभी जाके ये वाली टर्म आपको दिखाई देगी, नहीं तो आप मैथमेटिक्स से कर लीजिए, बेसिक से मैंने वैसे सीधा डायग्राम बना के दिखा दिया आपको कि भाई v1 मान लीजिए कुछ ऐसा था, v2 कुछ ऐसा था, अब v2 माइनस v1 लिखेंगे तो v2 को सेम का सेम बनाया और v1 को उल्टा कर दिया, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, तब भी रिजल्टेंट आपके पास में अगेन v बनेगा, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यार तभी बनेगा जब ये एक ऐसा ट्रायंगल बने जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों साइड बराबर होने के लिए ये वाला एंगल 60, ये वाला 60, ये भी 60 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाए 120, तो वेक्टर्स के बीच में एंगल है दैट इज 120, पर किसके बीच में, ये माइनस v1 और v2 के बीच का एंगल है, अगर आप देखें v1 और v2 के बीच का एंगल दैट इज 160 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री आएगा। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आप लिखेंगे ओमेगा मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 60 दैट इज π/3, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/3, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की अगर आप बात करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा आपके पास, दैट विल बी यहां से पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो ओमेगा मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/3 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, जो आर की वैल्यू है दैट इज 6 डिवाइड बाय पाई, सेंटीमीटर एक्सटेंशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/3, इसको पुट कर दिया दैट विल बी 4π²/9, आर की वैल्यू होगी 6/5, पाई ने पाई को मार दिया, तो कितना आ गया आपके पास बच्चों, दिस विल बी 8π/3, ये एसी आता है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन हाँ है, बी मैच करेगा, रेडियस हम निकाल चुके हैं, तो 3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 28 की, इसमें मैंने आपको बताया जब हम डायरेक्टली डालते हैं तो हर एक फेस में जो सिग्मा आता है वो सिग्मा डिफरेंट आता है, ऐसा क्यों हो जाता है,
अगर आपने ऐसे डायरेक्ट डाला होगा तो सिग्मा डिफरेंट है। इसका रीजन ये है कि यहाँ से यहाँ पे चलने में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ EFI कुछ E1 है इस वाले रीजन में, मान लीजिए एक बार यहाँ पे कुछ EFI E2 एक बार के लिए, ठीक है। आपको पता है डेल्टा V यहाँ से देखें दैट इज E1 मल्टीप्लाई D आएगा, और डेल्टा V वहाँ से देखें दैट इज E2 मल्टीप्लाई D आएगा, और ये चीज सेम है। तो E1 और E2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये बात तो सही है, बिकॉज डेल्टा भी होता है E डॉट DL, तो E जब तक सेम नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं आएगा। एक्चुअली फंडा ये है कि दोनों प्लेट्स मेटल की प्लेट्स, ये दोनों मेटल प्लेट है तो ये पूरी इक्वी पोटेंशियल है, ये पूरी इक्वी पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ पे चलने में जो ड्रॉप आ रहा है वही ड्रॉप यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, मतलब E1 E2 तो सेम आना चाहिए। तो ए ऑप्शन में यही बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सेम वैल्यू इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड इन द फ्री स्पेस, सही बात है। बी ऑप्शन की बात की, अब आप देखिए इसके जो EFI आ रहा होगा, E1 की जो वैल्यू है, E1 की वैल्यू दैट विल बी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की वजह से लिखा दैट इज सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, सही, ठीक है। ये E2 है, और अगर आप बात करेंगे E2 की, ये E1 था, E2 की बात करें तो इनकी वजह से आया दैट इज सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, पर एक डाइलेक्ट्रिक है तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, EFI आपने यहां पे निकाला दैट इज सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर निकाला सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाय K। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, बराबर करना है, बिकॉज EFI आपके पास सेम है, तो यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो मिल जाए, K की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आया सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1, सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1 बाय K। आपसे पूछ रहा है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 आ जाए K के बराबर, K की वैल्यू 2 है, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। कैपेसिटेंस पूछा है, इनिशियल कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इनिशियल जब कोई डायरेक्टिव नहीं था। अब अगर आप देखेंगे तो C1 कितना आएगा, दैट इज A की जगह A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D और K आ जाएगा, और C2 अगर आप बात करेंगे इधर वाले की, दैट इज A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। आप दोनों को नेट जोड़ दीजिए, K की वैल्यू कितनी जगह आपके 2 हो जाएगी, नेट कितना बन जाएगा, दिस इज 2 ना, तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, नेट जोड़ेंगे दैट इज 3 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट D। क्लियर, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, हाँ सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। द न्यू पोटेंशियल डिफरेंसेस, पहले कितना चार्ज क्यू था, पहले था Q बाई C, क्लियर, इसको बोल दिया V। अभी हम देखते हैं Q, C की जगह कितना आ गया आपके पास 3 बाई 2C, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 बाई 3V हो गया आपके पास, दिस इज V न्यू, ये पुराने वाला V था 2 बाई 3, तो चार ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन A B C एंड D। तो ये वाली बात, सिग्मा वाली बात आपको नोट से बताई गई थी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो सेम आना चाहिए, और उसको सेम करने के लिए सिग्मा क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 29 में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई सन है और इसके अराउंड ऐसे इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट घूम रहा है, तो आपको समझ में आता है कि वेलोसिटी तो डिफरेंट डिफरेंट आती है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो इसे पूछ रहा है कि कुछ कुछ टर्म्स है, वो पूछ रहा है कौन कौन सी टर्म्स सेम रहेगी, कौन सी नहीं बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी या चेंज होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट की बदलती रहेगी। एंगुलर मोमेंटम वो नहीं बदलता, बिकॉज ये आता है ना L/2m इज इक्वल टू dA/dt, और dA/dt एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व है, जब टॉर्क जीरो हो। तो इससे सन क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इसी लाइन से पास हो रहा है, तो इसके वो टॉर्क नहीं है, तो इसके वो टॉर्क नहीं है, तो टाउ होता है dL/dt, और टाउ की वैल्यू कितनी है 0 है, तो L क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी बदल रही है, बिकॉज वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। टोटल एनर्जी हाँ वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है, बिकॉज अगर तो बात करेंगे हमें एक देखा है ना कि जब आपके पास सन के अराउंड बॉडी घूमती है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 30 अगर आप देखेंगे तो बढ़िया सवाल है। इसे बोला क्या, एक रेजिस्टेंस है R और करंट है वो डिक्रीज कर रहा है किसी वैल्यू से 0 पे और यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो आप मान लीजिए कुछ इनिशियल करंट था I0, क्लियर, तो I0 कितने में 0 बन गया, डेल्टा t टाइम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आएगा वो ये आएगा, di/dt इतना आएगा आपके पास, फिर यूनिफॉर्म है। तो आप किसी जनरल टाइम पे जो करंट लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, इनिशियल था I0 किसी यूनिट टाइम में इतना और टी टाइम में इतना चेंज हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। अब आप देखिए आपको बोला गया जो टोटल चार्ज फ्लो किया वो क्यू किया, तो आप क्या लिखेंगे I dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या देगा आपको, क्यू चार्ज देगा। इसको करते हैं दैट विल बिकम IT माइनस I0 t स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर डेल्टा टी तक, तो ये क्यू के बराबर आना चाहिए। यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा I0 डेल्टा टी, ये बन जाएगा I0 डेल्टा टी डिवाइड बाई 2, कितना बन गया बच्चों, ये I0 डेल्टा टी बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन आ गया क्यू के बराबर।
क्लियर? तो एक रिजल्ट तो यह है आई डेल्टा टी बाई 2 इज इक्वल टू क्यू। सबसे पहले सवाल बोल रहा है हीट लॉस की बात कर रहे हैं। हीट का एक्सप्रेशन क्या लिखनी है, दैट इज आई स्क्वायर आर डी टी। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज आई वेरिएबल है। आई का एक्सप्रेशन लिखा था, ये बन गया आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। स्क्वायर करना है ना पूरे का, तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई आर डी टी, मल्टीप्लाई आर डी टी। इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर और डेल्टा टी प्लस ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा, आई नॉट स्क्वायर और ये बनेगा टी क्यूब बाई 3 ना, तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई 3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना बनेगा टी स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर डेल्टा टी मल्टीप्लाई आर। ये आ रहा है हीट लॉस, ये टर्म इससे साफ हो गया। तो जो हीट लॉस आपके पास निकल के आया दैट इज आई नॉट स्क्वायर डेल्टा टी बाई 3 मल्टीप्लाई आर। अब इसकी वैल्यू है आई नॉट टी की वैल्यू है आपके पास 2q, जिसमें ऊपर ये डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में दिस टर्म, ये आई नॉट डेल्टा टी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये आई नॉट डेल्टा टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 डेल्टा टी और एक आर। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है दैट इज 2q, तो ये बन जाएगा 4q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 डेल्टा टी और आर। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है क्या? ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। मैक्सिमम करंट की बात की तो मैक्सिमम करंट क्या है यार, ये आई नॉट ही तो है मैक्सिमम करंट। ये जो मैक्सिमम करंट कब होगा, टी इज इक्वल टू 0 पे होगा, तब मैक्सिमम करंट ये आई नॉट है। इस आई नॉट की वैल्यू निकाल लो, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, आई नॉट आपके पास जो आर है दैट इज 2q डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। बस आपको ये चीज सही ढंग से पढ़नी थी कि इसे बोल रहा है कि वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो एवरेज की बात नहीं कर रहा, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, आपको पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 31 एंड 32 की। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस में चेंज आ रहा है वो गिवन है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस बदल रही है, अपने आप में अजीब है। और क्या, इट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बदल रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी t इज इक्वल टू 0 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है और ये सब जो पीछे डायग्राम में शो है, यहाँ का म्यू है वो 1 है, यहाँ का जो म्यू है आपके पास 2 है, यहाँ का म्यू 1 है। अब सबसे पहले बोला गया द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे कितना है वो उसकी बात कर रहा है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन लिखा म्यू एल बाई म्यू एम, दैट इज म्यू एल बाई म्यू एम। म्यू एल की वैल्यू 2, म्यू एम की वैल्यू 1, 1 बाय आर, म्यू एल म्यू एम माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। आर आपके पास में दोनों पॉजिटिव है और t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो आर की वैल्यू कितनी है 10, तो ये बन जाएगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 माइनस 1 बाय आर 2 था, ऐसा लिखा जाएगा ना, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2, आर 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी साइन कन्वेंशन से। डन। तो यहाँ से जो आपके पास में निकल के आई वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाय 5। तो फोकल लेंथ कितना हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गया तो अब हम देखते हैं इमेज कहाँ पे बनेगी। तो आपने फॉर्मूला लगाया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी, यू की वैल्यू माइनस 30, तो ये बन जाएगा 1 बाई 30। ठीक है, 1 बाई एफ फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, 1 बाई, इसको सोल्व करके देखिए, एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये बन गया 6, यहाँ पे बन गया 5, तो ये बन गया 1 बाई 6, तो वी की वैल्यू कितनी बन गई 6 सेंटीमीटर बन गई प्लस की। क्लियर? तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इधर कहीं पे बनेगी 6 सेंटीमीटर पे। तो और आपको समझ में आना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f है, तो इमेज f और 2f के बीच बनती है, क्योंकि f है 5 पे, 2f होगा 10 पे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f है, तो इमेज बनी चाहिए थी f और 2f के बीच में, वही बन रही है 6 सेंटीमीटर पे। अब हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, पर अभी ये इमेज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब ये dv कितना है, वेलोसिटी में चेंज कितना है, वो आएगा क्यों, बिकॉज फोकल लेंथ बदल रहा है। तो मैंने ये लिखा कि यार जो जनरल एक्सप्रेशन होगा f का 1 बाय f का, ये वाली टर्म 1 बन गई, इसको लिख दिया 2 बाय r, बिकॉज म्यू तो नहीं बदला, सिर्फ r बदल रहा है। तो आप कहेंगे f इज इक्वल टू आ गया r बाई 2, यहाँ पे देखें तो df बाई dt इज इक्वल टू dr बाई dt मल्टीप्लाई 1 बाई 2। पर रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो चेंज है फोकल लेंथ में चेंज होगा उसका हाफ होगा, तो आपके df बाई dt की वैल्यू जो निकल के आ रही है df बाई dt दैट इज हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब मुझसे पूछा गया भाई साहब कि वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा होगा, मैंने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखा 1/f, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा -1/v² dv, क्लियर है, जो dv/dt कर देता हूं, ये लो ठीक है, इस पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, u बदल नहीं रहा तो कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा, इसका करूंगा दैट इज -1/f² df/dt, माइनस माइनस साफ हो गया, v की वैल्यू उस गिवन इंस्टेंट है पता है, दैट इज 6, तो कितना आ गया 1/36 dv/dt। अच्छा 1/f², f की वैल्यू कितनी है आपके पास 25 ना, दिस विल बिकम 1/25 और df/dt की वैल्यू हाफ है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो dv/dt आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो लेंथ होगी वो बढ़ रही होगी, अगर ये लेंथ बढ़ रही है इसका मतलब इमेज कहाँ भाग रही है, दूर भाग रही है, तो यहाँ से जो dv/dt बच्चों निकल के आया दैट विल बी 18/25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए इसके अंदर मैच कर जाएगा, क्लियर आपको। अच्छा फिर इसमें ऑप्शन सी, वैसे तो पता लग गया, काम खत्म हो गया यहीं पे, फिर भी अगर आप सी और डी चेक करना चाहें तो भी आप सिमिलर यही कंसेप्ट लगा लीजिएगा, आप सबसे पहले उस वाले गिवन टाइम के ऊपर फोकल लेंथ निकालिएगा, फिर आप वहां पे वेलोसिटी मतलब उसकी पोजीशन निकाल लीजिएगा इमेज की, फिर आप सेम कंसेप्ट लगा के आप सोल्व कर लीजिएगा, क्लियर। तो आपने इसमें एक के ऑप्शन मैच किया, दैट इज ऑप्शन ए। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 32 की, 31 हम कर चुके हैं। 31 में हमने देखा जो df/dt आ रहा था, dr/dt मल्टीप्लाई हाफ, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था। इसने बोला कि इमेज इज रियल, अच्छा इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है कि हाँ इनकरेक्ट चूज करना है, इसने बोला एट t इज इक्वल टू 0 इमेज इज रियल एंड एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये हम चेक कर चुके थे, रियल थी, सही बात है ये, तो ये ऑप्शन तो सही है, पर हमें सही नहीं, हमें गलत वाला बताना है। फिर बोला t इज इक्वल टू 20 पे, t इज इक्वल टू 20 पे, तो t इज इक्वल टू 20 पे अगर आप देखें तो फोकल लेंथ कितना बन रहा है 20, क्योंकि हर एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है दैट इज हाफ सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है आपके पास, जो df/dt में जो चेंज आ रहा है आपके पास हर एक सेकंड में वो कितने का आ रहा है, हाफ का आ रहा है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। इनिशियल जो फोकल लेंथ आपके पास में निकल के आई थी वो कितनी थी, इनिशियल जो फोकल लेंथ इनिशियल जो रेडियस थी वो कितनी गिवन है सवाल में 10 थी, तो इनिशियल फोकल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर इनिशियल। तो अगर आप बात करेंगे एट कौन से टाइम की बात करें, t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे अगर आप फोकल लेंथ देखें तो कितनी बन जाएगी 5 + 10, क्योंकि हर एक सेकंड में इतनी आ रही है तो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकल लेंथ, क्लियर है ये बात। बट df/dt जो आपके पास में आ रहा है दैट इज हाफ मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो यार 20 सेकंड के अंदर कितना चेंज आ जाएगा फोकल लेंथ में, 10 सेंटीमीटर चेंज आ जाएगा, पहले कितनी थी, पहले थी 5, अब कितनी हो जाएगी आपके पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर यार ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसने बोला कि द साइज, जब आपके पास फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, जब अच्छा ये पोजीशन यहाँ पे है, अच्छा फोकल लेंथ कितनी उस टाइम पे 15 सेंटीमीटर है, तो यार 15 सेंटीमीटर है तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, 2f पे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट आपके पास में 2f पे होगा तो इमेज का साइज और ये दोनों चीजें सेम होगी आपके पास में, t इज 20 सेकंड पे, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है, तो ये वाली बात भी सही है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम, सही है ये बात। t इज इक्वल टू 70 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 70 सेकंड पे अगर आप बात करेंगे तो फोकल लेंथ पहले 5 थी, अब 35 4 दैट इज 40 बन जाएगी, तो अगर 40 बन जाएगी तो आपके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है 30 पे है और फोकस यहाँ पे है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनती है आपके पास, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, तो ये वाली बात भी सही है, ठीक है। अगर आप सीधी डी ऑप्शन में बोल रहा है कि t इज इक्वल 20 सेकंड इमेज इज वर्चुअल, नहीं, t इज इक्वल 20 सेकंड पे तो इमेज मतलब 2f पे बन रही है और वो रियल बन रही है, तो इस वजह से जो गलत हुआ वो एक ही ऑप्शन हुआ, दैट इज ऑप्शन डी, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन का, प्रॉब्लम नंबर 33 एंड 34। सवाल थोड़ा बढ़िया है, सवाल में क्या बोला गया कि पार्टिकल्स को ऐसे इंक्लाइंड वेज है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, पार्टिकल को एक बार तो फेंका गया ऊपर से नीचे की तरफ, एक बार फेंका गया नीचे से ऊपर की तरफ, एक बार क्या हुआ यहाँ पे ऐसे एक स्टॉपर लगा हुआ था ना, यहाँ पे इसके जैसे एंड है ना, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ था, ऐसे करके स्टॉपर लगा हुआ था, और ये स्टॉपर स्मूथ है, ये मूव नहीं कर रहा, ये स्टॉपर स्मूथ है, तो ये स्टॉपर फिक्स भी है और स्मूथ भी है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब पार्टिकल को ऐसे फेंका गया इसके अलावा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए जैसे स्टॉपर मान लें तो इसके अलोंग फेंका गया पार्टिकल को ऐसे, तो उस पर क्या हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे पार्टिकल रखेंगे तो इसकी वजह से तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा होगा, बिकॉज स्मूथ है, सिर्फ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा सरफेस की वजह से लग रहा होगा, क्लियर। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले केस को करते हैं। अगर आपने पार्टिकल नीचे, फर्स्ट केस की बात करते हैं, पार्टिकल नीचे फेंका v से, तो v² इज इक्वल टू u² + 2as, तो
आप ऐसे इस इक्वेशन को लगाऊंगा मैं, ए की वैल्यू कितनी है जब नीचे आ रहा है और स्टॉप हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन दान, दैट इज म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वी यू की जगह आ जाएगा वी, और ये वाली नेगेटिव आएगी तो ऐसा बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो वेलोसिटी कुछ वी मान ली मैंने 2, और ए की जगह कितना आ गया, दैट इज म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा मल्टीप्लाई L1, इसे बोला L1 गया। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में पार्टिकल ऊपर फेंका गया तो एक्सेशन कितना बने, दैट इज म्यू जी कोस थीटा प्लस जी साइन थीटा, तो कितना आएगा आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह बन जाएगा म्यू जी कोस थीटा प्लस जी साइन थीटा मल्टीप्लाई L2। अब हम बात करें थर्ड वाले केस की, जिस केस में उसके अलोंग फेंका गया थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या होगा, अगर इसके अलोंग फेंका जा रहा है तो जी साइन थीटा वाला तो बैलेंस आउट कर देगा यहाँ पे नॉर्मल, सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा फ्रिक्शन का, जो इस इंक्लाइंड, जैसे आपने इसको ऐसे फेंका तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन ही आएगा खाली एक्सीलरेशन, दैट विल बी म्यू जी कोस थीटा। आप इसमें लिखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू जी कोस थीटा मल्टीप्लाई L3, 2as यहाँ पे L, इतना एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें L3 को L1 और L2 की टर्म में लिखना है, ये L2 था आपके पास। अब आप क्या कीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए, दोनों को अगर आप बराबर करेंगे तो देखिए ये 2 इससे साफ हो जाएगा, G साफ हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा बराबर है बिकॉज 45 डिग्री है, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई L2, इसको बराबर करने से, और वहां पे क्या मिल रहा है, दैट इज म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई L1। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन गया म्यू L2 प्लस L2 इज इक्वल टू म्यू L1 माइनस L1। तो बच्चों ये यहाँ से म्यू निकल के आया आपके पास, दैट इज L2 माइनस दिस टर्म विल बी L2 प्लस L1, डिवाइड में क्या चला जाएगा आपके पास L1 माइनस L2, दिस इज म्यू डन, ये म्यू की वैल्यू है। तो एक ऑप्शन में तो शायद इसमें म्यू ही, एक सवाल में तो म्यू ही की वैल्यू पूछी है उसने, तो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा 34 के अंदर। ऊपर वाले में L3 की वैल्यू पूछी है L1 L2 की टर्म में, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, इसको बराबर करेंगे तो ये टर्म बनेगा यहाँ पे, दैट इज म्यू प्लस 1 L2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा म्यू L3 बराबर करेंगे तो कोस थीटा वगैरह सब कट जाएगा, जी कट जाएगा आपके पास, तो ये टर्म बनेगी। म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो कितना बनेगा आपके पास, दिस इज L2 प्लस L1 माइनस L2 प्लस L1 डिवाइड बाय L1 माइनस L2 मल्टीप्लाई L2, नहीं पहले म्यू को लिख लेते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, पहले म्यू को एक जगह ले आते हैं, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपने इसको लिखा म्यू L2 प्लस L2 इज इक्वल टू म्यू L3, सही। तो यहां से आपके पास जो L3 की वैल्यू आ रही है L3 दैट इज L2 प्लस L2 डिवाइड बाय म्यू, क्लियर। अब आप ये यहाँ पे पुट करिए L3 L2 प्लस L2 म्यू की वैल्यू L1 प्लस L2, यहाँ पे आ गया आपके पास L1, दिस टर्म विल बी L1 माइनस L2, डन। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, सोल्व कर देते हैं, सोल्व करेंगे तो ये बन गया L1 L2 प्लस L2 स्क्वायर प्लस L1 L2 माइनस L2 स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2, ऐसा बन रहा है। यहाँ पे सोल्व आउट हो गया तो L3 की वैल्यू आ रही है 2L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, तो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्लियर है। तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर वैसे सिंपल था, क्लियर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 35 एंड 36। आप सवाल सिंपल ही है वैसे, इसमें क्या बोला गया कि ये वाली वेलोसिटी तो है लिफ्ट की, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी ए ब्लॉक की दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। मतलब यहाँ पे अगर एक आदमी खड़ा होगा, यहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा तो इसको जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है इसकी, वो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, तो बी की कैसे दिखाई देगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन टी मान लो, यहाँ पे टी मान लो, तो यहाँ पे कितना है 2t, तो आप पावर से लिखेंगे 2t मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई वी, साफ हो गया। तो वी की वैल्यू कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड, क्लियर। यहाँ पे माइनस आएगा ना, ऐसा कुछ बनेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 4, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, b ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, इतना सही है। आप फील भी कर सकते थे बिकॉज अगर ये पुली 2 मीटर ऊपर गई एक सेकंड में, सॉरी ये वाला ब्लॉक 2 मीटर ऊपर गया तो ये पुली भी 2 मीटर नीचे जाएगी, तो यहाँ से 2 मीटर खाली हुई, यहाँ से 2 मीटर खाली होगी, नेट कितनी खाली हुई 4 मीटर खाली हुई, तो ब्लॉक बी नीचे जाएगा किससे 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है।
अब आगे चेक करते हैं कि यार ये तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड कितनी है। तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। क्लियर। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, 2 पॉजिटिव मान लिया। वी ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट किस तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ ही है, तो इसको मतलब प्लस लिखा तो ये माइनस साइन थे, इस वजह से ऐसे आ गया। तो वी ए कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतनी है। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट किस तरफ, नीचे की तरफ, नीचे वाले को नेगेटिव माना है तो -4 आ गया। वी बी हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट ऊपर की तरफ है तो माइनस लिख दिया, तो वी बी कितना आ गया आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब इसमें गलत हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको बोला गया कि एम ए एम बी इन सब की वैल्यू गिवन है, तो एक्सेलरेशन आपसे पूछे गए हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सूडो वूडो का आने का कोई चक्कर नहीं है, तो सिंपल आप ग्राउंड पे बना सकते हैं इसको। ऐसे ग्राउंड पे बना लिया हमने, ऐसे बना लिया, इसका मास कुछ m मान लिया, ये वाला मास भी कितना मान लिया आपने, m, वो सवाल में गिवन है कि मास सबके सेम है। अब आपने बोला सर अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ a होगा तो इसका नीचे की तरफ 2a होगा, यहाँ पे टेंशन t माना, यहाँ पे t माना, तो यहाँ पे कितना 2t, तो यहाँ पे भी कितना 2t। इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, उसको ऊपर भेजे, इसको नीचे भेजे, इस पे इक्वेशन बने 2t माइनस mg इज इक्वल टू ma। इस पे अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा, mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma। ऐसा ही बन रहा है आपके पास। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, इसको ऐड किया तो यहाँ पे बन गया mg, और यहाँ पे आ गया आपके पास 4 5। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, a की वैल्यू आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ मिल रहा है क्या इससे, आपसे बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आ रहा है आपके पास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी ऑप्शन सही आ रहा है। और एक्सीलरेशन अगर आप बात करेंगे बी की, तो बी तो कुछ सिर्फ एक्सीलरेशन ऑफ, हाँ एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना आएगा, इसका डबल आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नहीं मैच कर रहा। फिर क्या बोला, फोर्स ऑन सीलिंग ऑफ लिफ्ट बाय द स्ट्रिंग। तो यार ये आप इसमें टेंशन निकाल लीजिए, टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने लिखा था तो टेंशन निकाला तो 2t इज इक्वल टू mg प्लस ma, दैट विल बी 12m, ये बन जाएगा कुछ 12m। तो t की जगह कितना आ गया, t की जगह आ गया आपके पास 6m, टेंशन आ रहा है 6m। क्लियर। अच्छा, टेंशन यहाँ पे 6m आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है टोटल टेंशन, ये 2t तो यहाँ पे 40 दैट 24m लग रहा है आपके पास। तो टेंशन की वैल्यू जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 12 है, मतलब इसके हिसाब से जो ऑप्शन सी में है 12 है, पर आ कितना है 24 है, इस वजह से सी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही होना है बिकॉज सिंगल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ, इसमें प्रॉब्लम नंबर 37 38 है, कंडक्टर में कैविटी का सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह सब दिखा रखा है। इसे बोला यहाँ पे तो Q1 रखा, तो यहाँ पे Q2 आएगा, और इस Q2 की वैल्यू कितनी होगी, -Q1 होगी, इतना पता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे इस Q3 की वैल्यू, ये अगर इनिशियल न्यूट्रल था तो इसकी वैल्यू +Q1 होगी, और कुछ और होगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लेते हैं हम न्यूट्रल है तो ऐसे +Q1 आएगा, नहीं तो कुछ और होगा तो यहाँ पे +Q0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, Q0 इनिशियल चार्ज था उसके ऊपर, अभी हटा देते हैं इसको, ऐसे रख देते हैं, एक बाहर चार्ज पड़ा है Q4। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसको पकड़ के रखा गया कुछ F0 फोर्स लगा के, ताकि रेस्ट पे रहे, ये मूव ना करे, ऐसा बोला गया। सबसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है 37 प्रॉब्लम में, इसमें बोल रहा है कि हमने Q1 का नेचर और मैग्नीट्यूड फिक्स रखा, चार्ज को नहीं बदला, बस इसकी पोजीशन बदल रहे हैं। तो कौन सा क्या होगा, देखिए अगर आप मान लीजिए इस वाले चार्ज की पोजीशन को इधर उधर शिफ्ट करेंगे कैविटी के अंदर, तो इस वाले चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी, पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा चार्ज का, बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा ना, कभी यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे जहाँ चार्ज आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जहाँ चार्ज आएगा। तो अगर आप Q1 को मूव करें तो Q2 की वैल्यू तो नहीं बदलेगी, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। Q3 पे और Q4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अंदर की बात बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर का जो फील्ड चेंज हो रहा है वो बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है बाहर, वो क्या रहना चाहिए आपके पास में, 0 ही रहना चाहिए, उसकी वजह से कोई इफेक्ट बाहर नहीं आता। अच्छा, अब सबसे पहले बोल रहा है कि आपको इनकरेक्ट चूज करना है,
द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू Q4 स्टेशनरी चार्ज रिमेन अनचेंज। सही बात है यार, अगर आप इसको मूव कराएंगे तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस पे जो फोर्स पहले लग रहे थे उतने रहेगा, तो एफ नॉट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। बी ऑप्शन में द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, वेयर इज पॉइंट सी, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे सी है, इस वाले पॉइंट पे जो EFI है वो नहीं बदलेगा। सही बात है, अंदर का चार्ज बदलने से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता नहीं है, तो सी पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर बोला गया द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी वेयर इज पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट बी, तो बी पे नेट इंटेंसिटी नहीं बदलेगा बिकॉज ये मीट के अंदर है, तो ई नेट हमेशा जीरो होना चाहिए, तो अभी भी नी नेट जीरो होगा, तो बी पे नेट इंटेंसिटी नहीं बदलेगी। फिर बोला गया द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ओनली ड्यू टू Q2, ओनली ड्यू टू Q2, बस सिर्फ इस Q2 की वजह से, यहाँ पे इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात गलत है। एक्चुअली क्या है, जैसे ये Q1 अपनी पोजीशन को बदलेगा, यहाँ पे कुछ पोजीशन को बदलेगा, तो क्या करेगा, इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ EFI आ रहा होगा, इसकी वजह से भी कुछ EFI आ रहा होगा, पर इन दोनों का वजह से नेट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर इस वाले पॉइंट पे Q1 की वजह से EFI बदला, तो Q2 को बदलना पड़ेगा, उसी को तो मारना है। यहाँ पे मीट में नेट EFI जीरो आना चाहिए, तो अगर आप सबकी वजह से मिला के जीरो आता है ना, अगर किसी एक चार्ज की वजह से EFI बदलेगा, सबकी वजह से बदलेगा, समझ में आ रहा है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो अगर आप Q1 को इधर मूव करें तो Q1 की वजह से यहाँ पे EFI बदलेगा, और अगर Q1 की वजह से EFI यहाँ पे बदलेगा तो Q2 की वजह से बदलना पड़ेगा, ताकि नेट वहां पे कितना बना रहे, जीरो बना रहे। तो इसमें ऑप्शन जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, और इसमें गलत पूछा, इसलिए हम ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 38 की। 38 में क्या बोल रहा है, कीपिंग द नेचर ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज चेंज्ड। हमने पोजीशन नहीं बदली, नेचर एंड पोजीशन Q1 की नहीं बदली, हमने मैग्नीट्यूड को बदल दिया। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड बदलेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए अगर आप इसका मैग्नीट्यूड बदलेंगे तो ये Q2 भी बदल जाएगा, और ये Q2 बदलेगा तो ये वाला चार्ज भी बदल जाएगा। वो इस बाहर वाले जो कंडक्टर पे नेट चार्ज तो कुछ फिक्स ही होगा। अगर आप नेट चार्ज देखेंगे, मान लीजिए नेट चार्ज कुछ Q0 था, तो यहाँ पे -Q1, तो यहाँ पे कितना है, Q1 + Q0। अगर आप इस वाले चार्ज को बदलेंगे तो ये वाला चार्ज बदलेगा, ये वाला चार्ज बदलेगा तो ये वाला चार्ज बदलेगा, और अगर ये वाला चार्ज बदला तो ये बाहर वाले इसकी वजह से तो EFI आएगा ना, जो आउटर मोस्ट सरफेस में चार्ज होगा उसकी वजह से यहाँ पे EFI है, यहाँ पे EFI है, इस वाले पॉइंट पे भी EFI बदल जाएगा, इस पॉइंट पे भी EFI बदल जाएगा। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले ये ऑप्शन बोल रहा है एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू Q4, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप Q4 स्टेशनरी रिमेन अनचेंज। इसको जो फोर्स पहले लगा रहे थे अब उतना नहीं लगाना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा बिकॉज EFI बदल गया। फिर बोला यहाँ पे EFI की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं रहेगी, वो भी बदल जाएगी बिकॉज एक्सटर्नल चार्ज बदल गया आउटर सरफेस के ऊपर। फिर बोला गया द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे नेट EFI में कोई बदलाव आएगा क्या, नेट में कुछ बदलाव नहीं आएगा, वो मीट में है, नेट पहले भी जीरो था अब भी जीरो ही होना चाहिए, तो ये बात सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी में बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू Q2 रिमेन अनचेंज। नहीं यार, अगर ये वाला चार्ज बदलेंगे तो ये वाला चार्ज ही बदलेगा, तो इसकी वजह से भी EFI बदलेगा, इसकी वजह से भी EFI बदलेगा, दोनों की वजह से इंडिविजुअल EFI बदलेगा, पर दोनों जो नेट सम आएगा EFI का वो जीरो आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ये अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था कैविटी का। बच्चों हम इस पेपर के लास्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 39 एंड 40। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास कि τ1 τ2 का रेशियो पूछता है। τ1 τ2 क्या, τ1 तो है चार्जिंग के टाइम पे जो टाइम कांस्टेंट था, और τ2 है जब डिस्चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट था। तो इनिशियल स्विच को बंद रखा, तो टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर को ओपन कर दो, कर दिया कैपेसिटर को ओपन, बैटरी को शॉर्ट कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दिया, RAB निकाल लीजिए, तो RC सब वैल्यूज आ रही है आपके पास में, RR आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, ये दो रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगी तो टाउ कितना आएगा आपके पास, τ1 ना, चार्जिंग के टाइम का τ1 कितना, R इक्विवेलेंट R आएगा, R इसका नाम A इसका नाम B, तो RAB कितना आ रहा है आपके पास, R आ रहा है, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो गया आपके पास, तो टाउ कितना हो जाएगा, RC हो जाएगा τ1। ठीक है, अब बात करते हैं τ2 की। तो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऐसे ओपन है। अब आपको क्या बोला गया, अगेन आप कभी भी सर्किट हो तो बैटरी से शॉर्ट कर दिए, इस वाले केस में तो बैटरी है ही नहीं बिकॉज डिस्चार्जिंग का केस है, ये तो ओपन हो गया। अब इसमें R निकालिए तो ये कितना बनेगा, R/2 और प्लस R, दैट इज 3R/2। ये तो चार्जिंग का हो गया, τ2 की बात कर रहा हूं मैं, तो RAB जो निकल के आएगा आपकी बात, दैट इज R/2 और R दैट इज 3R/2, इट इज 3R/2 मल्टीप्लाई C। रेशियो निकाल दीजिए दोनों का, τ1/τ2 2/3 आ रहा है आपके पास, तो ए ऑप्शन इसमें मैच हो जाएगा 39 के अंदर। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया कि द फ्रैक्शन ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, what fraction of heat generated
तो आपको बोला गया कि जब ये सर्किट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था आपके पास, ठीक है। अब कैपेसिटर में एनर्जी मान लीजिए कुछ U है आपके पास, जो फाइनल स्टोर हुई वो U है, ये U एनर्जी लॉस होनी, तो U एनर्जी को लॉस होनी है तो R1 से कितना नहीं, R1 मतलब इस वाले से कितना नहीं, ये आपको बताना है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए ऐसे आपके पास में इसको पहले ऐसे बना लीजिए, उन दोनों रेशियोज को एक बना, तो ये कितना हो गया R/2 और ये कितना हो गया R हो गया। अगर आप इन दोनों में रेशियो की बात करेंगे तो आपको क्या बताया गया, दोनों में करंट सेम है तो जो पावर लॉस होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो अगर आप बात करेंगे लॉस थ्रू R2 दैट इज R/2 डिवाइड बाय 3R/2 मल्टीप्लाई U। आप याद कीजिए, आपको लास्ट में सवाल करवाया था, उसमें बताया गया था अगर सीरीज में हो तो रेजिस्टेंस के रेशियो में पावर लॉस होगा, क्योंकि पावर है आपके पास में I²R, आई बदल रहा है हर एक टाइम पे, पर जो हर एक स्टेट में जो पावर आएगी दोनों का रेशियो आएगा दैट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे जो पावर लॉस हो रहा होगा दैट इज R/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम R/2 डिवाइड बाय इन दोनों का सम मल्टीप्लाई ये जिसकी टोटल पावर थी। तो ये वैल्यू कितनी है बच्चों, सोल्व करें दैट इज U/3। सोल्व किया तो R/2 से जो लॉस है दैट इज U/3, मतलब इन दोनों से मिला के जो आ रहा है दैट इज U/3, और दोनों आइडेंटिकल हैं तो एक से कितना जाएगा, इसका हाफ, तो U/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आंसर है, हाँ तो 1/6 आंसर है। बात समझ में आ गई। आपको बताया गया था कि जब सीरीज में हो तो सेम रेजिस्टेंस के सेम रेशियो में होता है, पर मान लीजिए ऐसा ही ये सवाल ऐसा होता, कभी पैरेलल में होते हैं आपके पास ऐसे करके, ऐसे कैपेसिटर ऐसा होता, तब इसे पावर का फॉर्मूला क्या लिखेगा, V²/R। अब की बात जो रेजिस्टेंस जो पावर आएगी वो इसके अपोजिट रेशियो में आएगी, रेजिस्टेंस के रेशियो में नहीं, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आएगी। क्लियर? तो इसी के साथ ही पेपर खत्म होता है। कुछ सवाल बच्चों इसमें अच्छे थे, बाकी तो सवाल सिंपल ही थे। आई होप आपको पेपर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।